हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। रोजगार और निर्माण जो कि एमपी के पेपर्स के लिए, मध्य प्रदेश के पेपर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एमपी गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। तो इसका नया अंक प्रकाशित हो चुका है, जो कि है 17 से लेकर 23 मई तक का। और हम इस अंक में इसका विश्लेषण करेंगे और साथ ही जो इसमें एमसीक्यू दिए हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो पेपर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमपी पीएससी और एमपी व्यापम के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले पेज में इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि कोविड के कारण जो अनाथ हो गए हैं बच्चे, उनके लिए एक विशेष योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। तो देखिए, पेंडेमिक के कारण बहुत से घर में ऐसे लोग गुजर गए हैं जो कि कमाने वाले थे, उस परिवार के हेड थे। तो ऐसे में जो वहाँ के बच्चे थे वो अनाथ हो गए, या जो घर के बाकी परिवार थे उनके पालन पोषण पे बन आई है, क्योंकि अब उनके पास कोई कमाने वाला नहीं बचा है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि ऐसे परिवार को प्रति माह 5,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। ठीक है, 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी, और ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएँ। और जो वहाँ के बच्चे हैं उनको फ्री में वहाँ पे शिक्षा और एजुकेशन प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है पिछले हफ्ते में। तो 8 मई की न्यूज़ है, डीआरडीओ की एक कोरोना दवाई है जिसका नाम है 2DG। तो इसको हाल ही में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोरोना के इलाज के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। दवा का नाम याद रखिएगा, 2DG यानी कि डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ये दवाई का नाम है और DRDO द्वारा डेवलप की गई है। अगला पॉइंट है, रूस की कोरोना वैक्सीन है स्पुतनिक वी, इसकी पहली खेप अभी हाल ही में भारत पहुंची है। तो वैक्सीन इस्तेमाल की इमरजेंसी मंजूरी मिलने के बाद ये जो वैक्सीन है ये डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी द्वारा आयात की गई थी, और इस वैक्सीन को बाजार में आने में अभी 8 से 10 दिन लगेंगे। अगली न्यूज़ है 9 मई की। यहाँ पे WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन की कोरोना वैक्सीन है उसको मंजूरी दे दी है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन की दवा निर्माता कंपनी सिनोफार्मा की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। तो आपको कंट्री का नाम याद रखना है और वैक्सीन का नाम याद रखना है। अगली न्यूज़ है, अफगानिस्तान में आतंकवादी अब लड़कियों के स्कूल को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में वहां पे बम धमाके हुए हैं लड़कियों के स्कूल पे, जहां पे 68 लोग मारे गए हैं और 165 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसके बाद न्यूज़ है, ब्रिटेन जल्द ही कोरोना मुक्त हो जाएगा। तो जो ब्रिटिश सरकार के वैक्सीन टास्क फोर्स के प्रमुख हैं क्लाइव डिस्क, इन्होंने दावा किया है कि जो ब्रिटेन है ये अगस्त के लास्ट तक जो है तो कोरोना मुक्त हो जाएगा, मतलब ब्रिटेन से कोरोना को हटा दिया जाएगा पूरी तरह से, ये दावा किया गया है। इसके बाद है 10 मई की न्यूज़। यहाँ पे जो भारत की राष्ट्रीय नीति है इसमें बदलाव किया गया है, और अब अस्पताल में भर्ती होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई कोरोना की जो पॉजिटिव रिपोर्ट है वो दिखानी पड़ेगी। तो देश में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है, और जो कोरोना की नई राष्ट्रीय नीति है उसमें बदलाव किया है, और अब हेल्थ फैसिलिटी या अस्पताल में एडमिट होने के लिए कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य नहीं होगा। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, भारतीय सेना को महिला सैनिकों का पहला बैच मिल गया है। ठीक है, तो बेंगलुरु स्थित सैन्य पुलिस केंद्र और स्कूल में 83 महिला सैनिकों का बैच भारतीय सेना में शामिल किया गया है। तो इन महिला सैनिकों की ट्रेनिंग जो है ये 6 जनवरी 2020 को शुरू हुई थी पिछले साल, और 61 सप्ताह की ट्रेनिंग के दौरान जो महिला सैनिक है उनको आधुनिक मिलिट्री पुलिस ट्रेनिंग दी गई है, और इसके बाद हाल ही में पहला बैच यहाँ पे सेवा में लाया गया है। इसके बाद एक यहाँ पे नाम देखिएगा, चीन का बेकाबू हो गया था एक लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, जिसको चीन ने छोड़ा था। उसके बाद उस पर कंट्रोल खो दिया था, और उसके बाद कहा कि उस पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, वो कहीं पे भी गिर सकता है। तो हाल ही में ये मालदीव के पास हिंद महासागर में गिरा है। रॉकेट का नाम याद रखिएगा, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है, चीन का रॉकेट था, और मालदीव और श्रीलंका के पास हिंद महासागर में गिरा है। इसके बाद देखिए 11 मई की न्यूज़ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में फैल रहे कोरोना वायरस के ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट B1.617 को संपूर्ण विश्व के लिए चिंताजनक माना है। यहाँ पे आपको वेरिएंट का नाम याद रखना है, B1.617। WHO ने इसे दुनिया के लिए खतरे की श्रेणी में रखा है। यह वेरिएंट मूल कोरोना वायरस की तुलना से कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है, जो भारत में ही प्रेजेंट में फैल रहा है। इसके बाद 12 मई की न्यूज़ है, जो G7 समूह की बैठक होने वाली थी इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल नहीं होंगे। ठीक है, ये जो G7 समूह की बैठक है ये ब्रिटेन में आयोजित होने वाली है। ठीक है, और इसके लिए जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं बोरिस जॉनसन जी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया था,
कि उस G7 समूह की बैठक में पार्टिसिपेट करें भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी। तो भारत में कोविड के संक्रमण और केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने अपना जो टूर था उसे कैंसिल कर दिया है और अब G7 समूह की बैठक में शामिल नहीं होंगे। आपको याद रखना है कि जो बैठक है ये ब्रिटेन में होगी, अध्यक्षता ब्रिटेन के पास है। इसके बाद अगला न्यूज़ है क्वाड को लेके। 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है क्वाड, जैसे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, तो चाइना काफ़ी ज़्यादा इससे चिंता में है, क्योंकि चाइना की जो मोनोपोली है एक तरह से ख़त्म होती जा रही है इन 4 देशों के साथ मिलने से। और न्यूज़ आ रही थी कि बांग्लादेश को भी क्वाड में शामिल किया जाएगा, लेकिन चाइना ने बांग्लादेश को अभी हाल ही में वहाँ पे क्वाड में शामिल नहीं होने की चेतावनी दी है। ठीक है, पूरी तरह से चाइना का समर्थन नहीं मिल रहा है बांग्लादेश को कि वो क्वाड में शामिल हो पाए। इसके बाद 13 मई की न्यूज़ है, DCGI ने बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। तो देखिए, जो कहा जा रहा था कि कोविड की तीसरी लहर आएगी भारत में, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं, सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं को है। तो जो DCGI है यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने भारत बायोटेक की कोरोना जो वैक्सीन है जिसका नाम कोवैक्सीन है, उसको बच्चों पर ट्रायल करने की मंजूरी दे दी है। तो जो 2 साल से 18 साल के बीच में बच्चे होंगे, जो जिनकी आयु 2 से 18 के बीच में है, उनको उन पर यह दवाई जो है तो ट्रायल की जाएगी। वैक्सीन का नाम याद रखिएगा, कोवैक्सीन। इसका 14 मई की इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये देखिए, KP शर्मा ओली। ठीक है, KP शर्मा ओली नेपाल के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के। ठीक है, तो जो नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, उन्होंने हाल ही में KP शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। ठीक है, तो आपको प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का नाम याद रखना है, विद्या देवी भंडारी। नए प्रधानमंत्री बने KP शर्मा ओली, और नेपाल की कैपिटल काठमांडू, ये याद रखना है। ठीक है, काठमांडू। फिर देखिए, नेपाल में विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान 2 विदेशी पर्वतारोहियों की मौत हो गई है। इनमें से एक स्विट्जरलैंड तथा एक अमेरिका के नागरिक थे। फिर यहाँ पे देखिए, महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड एक न्यूज़ है। 8 मई को मनाया जाता है विश्व भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। तो जो रेड क्रॉस संस्था है, उससे जुड़े हुए सदस्यों को सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 8 मई ही क्यों चुना गया? तो जो रेड क्रॉस के संस्थापक थे जीन हेनरी ड्यूनेंट, ठीक है, जीन हेनरी ड्यूनेंट जो कि संस्थापक थे रेड क्रॉस के, उनके जन्म दिवस के रूप को मनाया जाता है। उनका जन्म 8 मई को ही हुआ था, इसलिए 8 मई डेट चुनी गई है। बात कर लेते हैं रेड क्रॉस के बारे में थोड़ा सा। तो इसकी जो स्थापना है ये वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे हुई थी। ठीक है, 14वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की गई थी वहाँ पे रेड क्रॉस की, और उसी के बाद इसकी स्थापना की गई थी। इसलिए इस साल इसकी थीम रखी गई है #अनस्टॉपेबल, यानी कि रुकना नहीं। तो हर साल ये जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है, इसको मनाने के लिए अलग से थीम रखी जाती है, और थीम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आपसे एग्ज़ाम में या तो डेट पूछ लेगा कि किस डेट को ये मनाया गया है, या थीम पूछ लेगा। तो थीम भी आपको याद रखना है, अनस्टॉपेबल या रुकना नहीं। ठीक है, इसके अलावा 1901 में जब नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, 1901 में जब नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी, तो पहला नोबेल शांति पुरस्कार जीन हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था, जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक हैं। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा विश्व का पहला ब्लड बैंक जो है, ये रेड क्रॉस की ही पहल थी। ठीक है, 1937 में अमेरिका में विश्व का पहला ब्लड बैंक खोला गया था, और ये पहल भी रेड क्रॉस की ही थी। और एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि भारत में रेड क्रॉस ने 101 साल पूरे कर लिए हैं, 101 वर्ष अपने पूरे कर लिए हैं भारत में रेड क्रॉस ने। इसके बाद यहाँ पे देखिए, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है पुस्तिकाओं को लेके। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक पुस्तिका का विमोचन किया है। पुस्तिका है SOP फॉर मेडिकल ऑक्सीजन यूज़। ठीक है, तो इसका विमोचन किया गया है। मेडिकल ऑक्सीजन की SOP प्रकाशित करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ पर एक SOP पुस्तिका प्रकाशित की गई है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। इस पुस्तिका में मध्य प्रदेश के शासकीय एवं निजी अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन के इस्तेमाल तथा अग्नि सुरक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है, और इसी का विमोचन किया है श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। इसके बाद नीचे आते हैं। नीचे एक महत्वपूर्ण योजना है आहार अनुदान योजना। ठीक है, आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है, नाम याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में प्रत्येक गरीब नागरिक का निःशुल्क होगा इलाज। तो इस योजना में होगा क्या, जितने भी गरीब परिवार हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं इलाज कराने के लिए, उनको निःशुल्क में उनका इलाज किया जाएगा, चाहे वो कोविड से रिलेटेड हो या
कोविड के अलावा किसी भी बीमारी से रिलेटेड हों, किसी भी बीमारी से ग्रसित हों, तो उनका मुफ्त में इलाज किया जाएगा निःशुल्क। उसके अलावा 5 महीने का निःशुल्क राशन दिया जाएगा सरकार की तरफ से। और पौष्टिक आहार के लिए जो महिलाएं हैं उनको पौष्टिक आहार देने के लिए 1,000 रुपये उनको प्रति माह राशि भी दी जाएगी। तो नाम याद रखिएगा, आहार अनुदान योजना। फिर देखिए अगले पेज में यहाँ पे एक न्यूज़ दी हुई है, कोरोना संक्रमित मरीजों के परिवहन के लिए 200 अतिरिक्त एम्बुलेंस स्वीकृत किए गए हैं हाल ही में। ठीक है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने बताया है कि कोविड संक्रमित मरीजों के अस्पताल ले जाने के लिए किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसके लिए 200 अतिरिक्त एम्बुलेंस वाहन किराए पर लेने की स्वीकृति दी गई है। तो यहाँ पे आपको लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का नाम याद रखना है, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। इसके अलावा नीचे एक और आपको योजना मिल जाएगी, इस योजना का भी आपको नाम याद रखना है, वैद्य आपके द्वार योजना। ठीक है, वैद्य आपके द्वार योजना, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है आयुष विभाग की तरफ से। तो आयुष विभाग द्वारा शुरू की गई वैद्य आपके द्वार योजना के जरिए घर बैठे ही निःशुल्क आयुष चिकित्सा विशेषज्ञ से लाइव वीडियो कॉल द्वारा चिकित्सा परामर्श लिया जा सकता है। तो यहाँ पे एक स्पेशल ऐप डेवलप किया गया है, आयुष क्योर। ठीक है, आयुष क्योर ये ऐप का नाम है। इस ऐप के थ्रू जो भी पर्सन है, वो जो भी आयुष के वहाँ पे विशेषज्ञ हैं, चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, उनसे जुड़ सकते हैं और उनसे फिर चिकित्सा परामर्श ले सकते हैं, वो भी निःशुल्क। फिर आइए देख लेते हैं चर्चा में क्या कुछ है अभी तक। तो सबसे पहले IIT बॉम्बे, तो इन्होंने ऑक्सीजन बनाने का नया तरीका खोजा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत दूर करने के लिए सरल नवाचार किया है। संस्थान के रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग के प्रमुख डॉक्टर मिलिंद अत्रे ने कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत नाइट्रोजन प्लांट में बदलाव कर उसे ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने में सफलता हासिल की गई है। इसके अलावा डिजिटल चाबी से होगा गृह प्रवेश, एक यूरोप की न्यूज़ है। यहाँ पे यूरोप का पहला 3D टेक्नोलॉजी से बनाया गया ये घर है। ठीक है, 3D टेक्नोलॉजी का बनाया गया ये घर है और ये डिजिटल चाबी से इसका गृह प्रवेश होगा। इसके बाद कनाडा की बात कर लेते हैं। तो कनाडा में कांच की बोतलों से एक महल तैयार किया गया है। ठीक है, कांच की बोतलों से एक महल तैयार किया गया है और ये महल बनाया किसने है? एडुआर्डो डी आर्सेनॉल्ट। ठीक है, एडुआर्डो डी आर्सेनॉल्ट ने बनाया है ये अपना महल और इसमें 30,000 बोतलों का यूज़ किया गया है। इसके बाद है एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि अवार्ड से है, सम्मान से रिलेटेड है। तो जापान के नेशनल अवार्ड से सम्मानित होंगे नृपेंद्र मिश्रा जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा जी को जापान के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार। ठीक है, ऑर्डर का नाम याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार। और ये जो सम्मान है ये रिलेटेड किस चीज़ से है? तो भारत और जापान के बीच में आर्थिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोलंबिया में एक किसान है जिनका नाम है जर्मन ऑरलैंडो नोवो। इन्होंने दुनिया का सबसे वजनी आम उगाया अभी हाल ही में। तो जो आम है इसका वजन है 4.25 kg, यानी लगभग 4.25 किलो। इसके बाद पुर्तगाल की बात कर लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे दुनिया का सबसे लंबा झूलता पुल खुला है। ठीक है, सबसे लंबा झूलता हुआ पुल खुला अभी हाल ही में दुनिया का। तो पुर्तगाल के अराउका में दुनिया का सबसे लंबा पैदल गुजरने वाला झूलता हुआ पुल यानी पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज खोल दिया गया है। और लेकिन अभी हाल ही में इसे स्थानीय लोगों के लिए नहीं खोला गया हालांकि, लेकिन बहुत ही जल्द इसको सार्वजनिक रूप से खोल दिया जाएगा। जो पुल है इसकी लंबाई 516 मीटर है और ये पैवा नदी के ऊपर है। ठीक है, नदी का नाम याद रखेगा, पैवा नदी के ऊपर है। इसकी ऊंचाई है 175 मीटर और इसका नाम है 516 अराउका, 516 अराउका। इसके बाद एक इंग्लिश रैपर और पॉप सिंगर हैं कान्ये वेस्ट। ठीक है, नाम याद रखिएगा, कान्ये वेस्ट। इनके 13 साल पुराने जूते हाल ही में 13.43 करोड़ रुपए में बिके हैं। इसके बाद पहली बार 113 महिला सैनिक तैनात की गई हैं। मक्का मदीना की न्यूज़ है ये। तो रमज़ान के पाक महीने में सऊदी अरब के मक्का और मदीना की शाही मस्जिद में सुरक्षा और अन्य जिम्मेदारियों के लिए सेना की 113 महिला अधिकारियों को तैनात किया गया है और ये पहली बार हो रहा है। इसके बाद अगला न्यूज़ है देखिए कनाडा का। यहाँ पे नियाग्रा फॉल्स पर भारत का तिरंगा रोशन हुआ है। तो कनाडा के विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा फॉल्स पर तिरंगा रोशन किया गया है। इसके बाद है थेल्मा सटक्लिफ। ठीक है, थेल्मा सटक्लिफ ये क्यों न्यूज़ में रही हैं? क्योंकि अमेरिका की सबसे अधिक उम्र की जीवित महिला बन गई हैं। इनकी उम्र है 114 वर्षीय।
अगला है अमेरिका से, जहाँ पे 100 साल पुरानी जीवित मछली मिली है। ठीक है, 108 किलो की मछली है ये, जो कि 7 फीट की है, और ये स्टर्जन मछली है। ठीक है, एक फीमेल स्टर्जन मछली है, 108 किलो की है, 7 फीट की है और 100 साल पुरानी है, अमेरिका में पाई गई है। इसके बाद ब्रिटेन से न्यूज़ है, रॉयल मिंट ने 20 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 किलो वजनी सिक्का बनाया है। ठीक है, ब्रिटेन के लिए सिक्का बनाने वाली एक टकसाल रॉयल मिंट है कंपनी, इन्होंने जो उनका सिक्का निर्माण का काम है, इसके 1100 साल पूरे कर लिए हैं, और इसी खुशी में उन्होंने 20 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 किलोग्राम वजनी का एक सोने का सिक्का बनाया है, और इसमें 400 से भी ज़्यादा घंटे का समय लगा है, और इस सिक्के की कीमत है 10,000 पाउंड। अब देखते हैं थोड़े स्मृति शेष। तो जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन जी का निधन हो गया है 94 वर्ष की आयु में। ठीक है, इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा ये 2 बार जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल भी रह चुके थे। इसके बाद है वरिष्ठ कहानीकार और चित्रकार प्रभु जोशी जी का निधन हो गया है हाल ही में। इसके बाद है पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का हाल ही में निधन हो गया है। 91 वर्ष की आयु में कोविड के कारण, संक्रमण के कारण इनकी मृत्यु हो गई है अभी हाल ही में। पूर्व अटॉर्नी जनरल ये रह चुके हैं, सोली सोराबजी, नाम याद रखिएगा। इसके बाद है मशहूर सितार वादक पंडित देबू चौधरी जी का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, मशहूर सितार वादक पंडित देबू चौधरी जी। इसके बाद है वयोवृद्ध शूटर दादी चंद्रो तोमर का निधन हो गया हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो बागपत की वयोवृद्ध शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रो तोमर का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, शूटर दादी के नाम से फेमस थी हैं। तो आइए इस अंक में जो कुछ इंपॉर्टेंट MCQ दिए हुए हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उन्हें भी देख लेते हैं। एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं सारे क्वेश्चन। वर्ष 2016 में किस खिलाड़ी ने फार्मूला 1 चैंपियनशिप जीती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निको रोसबर्ग। ठीक है, 2016 में जीते थे निको रोसबर्ग। इसके बाद है ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2007 में सबसे ज़्यादा रन किस बल्लेबाज ने बनाए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथ्यू हेडन। जॉर्डन स्पीथ किस खेल में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ। इसके बाद है वर्ष 2019 में पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद भगत। इसके बाद है विजडन ने इनमें से किस दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान। इसके बाद है ओलंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला स्विमर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनी थॉम्सन। इसके बाद है अतनु दास और दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। वर्ष 2014 में किस शहर ने उबेर कप की मेजबानी की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ओलंपिक खेलों में फुटबॉल को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1908। इसके बाद है इस वर्ष मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग के चैंपियन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेफनोस सित्सिपास। इसके बाद है वर्ष 2018 में AFC एशियन कप का खिताब किस देश ने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ICC ने अप्रैल माह में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर आजम। ये अभी आपको आगे चल के न्यूज़ बताता हूँ मैं लास्ट पेज में, जहाँ पे स्पोर्ट्स न्यूज़ है। इसके बाद है इनमें से किस भारतीय शटलर ने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलैला गोपीचंद। इसके बाद ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2020 में कितने देशों ने हिस्सा लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। वर्ष 2014 में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। इसके बाद टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीम शाह। इनमें से कौन सा खिलाड़ी मुक्केबाजी से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, सुमित नागल, विजेंदर सिंह, मनीष कौशिक और अमित पंघाल। तो आपको बताना है कि कौन इनमें से मुक्केबाजी से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सुमित नागल, ये संबंधित नहीं है मुक्केबाजी से। इसके बाद वनडे क्रिकेट में किस खिलाड़ी के नाम सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकी पॉन्टिंग। फ्रांस के फुटबॉलर करीम बेंजेमा किस प्रोफेशनल क्लब के लिए खेलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड। एशियन गेम्स 2018 में ईरान ने कुश्ती में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन कोलेमैन। वर्ष 2018 FIH हॉकी वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेल्जियम।
किस देश ने सबसे ज़्यादा बार फीफा कन्फेडरेशन कप जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। वर्ष 2004 में किस देश ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज़। वर्ष 2010 में फीफा वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो ये देख लेते हैं अब कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप है इसकी मेज़बानी मिल गई है सर्बिया को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने इसकी घोषणा की है। और ये जो चैंपियनशिप है ये 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित की जाएगी। ठीक है, पहले ये जो मेज़बानी थी ये भारत को दी गई थी, लेकिन भारत इसका जो होस्टिंग फ़ीस होता है, इसको मेज़बानी करने का जो फ़ीस होता है वो भारत नहीं दे पाया था। इस कारण से ये मेज़बानी छीन ली गई भारत से और अब ये सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में होगी। इसके बाद आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं अप्रैल के लिए। ठीक है, अप्रैल के लिए पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ये मेंस बने हैं, यानी पुरुषों में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। वहीं महिलाओं में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली, ठीक है, वहाँ की विकेट कीपर हैं एलिसा हीली, इन्होंने जीता है अप्रैल माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड महिला वर्ग में। ठीक है, इसके बाद देखिए इटालियन क्लब रोमा के मैनेजर बने जोस मेरिनो। ठीक है, पुर्तगाल के पूर्व फुटबॉलर जोस मेरिनो को इटालियन फुटबॉल क्लब रोमा के मैनेजर के रूप में नियुक्त कर लिया है। इसके बाद है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने 18 खिलाड़ियों को दिया कॉन्ट्रैक्ट। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे भारतीय क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा होने वाला और उसके लिए टीम डिसाइड की गई है, जिसमें से मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा को टीम में वापस ले लिया गया है। इनकी वापसी हो गई है। इसके बाद देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए लुइस हैमिल्टन F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप से रिलेटेड न्यूज़ है। हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुई थी और लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है और इन्होंने ये 6वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ठीक है, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2021 की सबसे आगे अभी चल रहे हैं लुइस हैमिल्टन। इसके बाद देखिए मनदीप ने जीता पहला प्रो बॉक्सिंग मुकाबला। ठीक है, भारत के अनुभवी मुक्केबाजों ने प्रो बॉक्सिंग में जीत के साथ शुरुआत की है। मनदीप ने अमेरिका में आयोजित अपने पदार्पण मुकाबले में अर्जेंटीनियाई बॉक्सर लुसियानो रामोस को आसानी से हरा दिया है। इसके बाद देखिए 3 न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहले है बायर्न म्यूनिख ने लगातार 9वीं बार जीता है बुंदेसलीगा का खिताब। तो जो बुंदेसलीगा है ये फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है जो कि जर्मनी में वहाँ के जो क्लब होते हैं वो खेलते हैं। काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सबसे ऊंची लेवल का टूर्नामेंट माना जाता है जर्मनी का। और हाल ही में बायर्न म्यूनिख ये फुटबॉल क्लब है वहाँ का, बायर्न म्यूनिख ने जीत लिया है बुंदेसलीगा 2021 का और ये लगातार 9वीं बार जीते हैं। ठीक है, लगातार 9वीं बार बायर्न म्यूनिख ने जीता है बुंदेसलीगा। इसके बाद देखिए मैड्रिड ओपन, यहाँ पे टेनिस टूर्नामेंट की बात हो रही है। मैड्रिड ओपन चैंपियनशिप हुई जहाँ पे ज्वेरेव और साबालेंका बने हैं चैंपियन। ठीक है, तो जर्मनी के युवा टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव और बेलारूस की महिला टेनिस खिलाड़ी आर्याना साबालेंका मैड्रिड ओपन के चैंपियंस बन गए हैं। तो पुरुष एकल की बात करें तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फाइनल में इटली के माटेओ वेरेटनी को हराया। ठीक है, 6-7, 6-4, 6-3 के सीधे सेटों से इन्होंने हरा दिया और मैड्रिड ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। और महिला एकल की बात करें तो आर्याना साबालेंका ने टूर्नामेंट में जो एकल वर्ग का फाइनल था वहाँ पे विश्व की नंबर 1 महिला खिलाड़ी जो हैं एश्ले बार्टी, उनको 6-0, 3-6, 6-4 से हरा दिया। ठीक है, एश्ले बार्टी को इन्होंने हराया जो कि नंबर 1 प्लेयर हैं, इसलिए इनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, आर्याना साबालेंका और अलेक्जेंडर ज्वेरेव। इसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये इस अंक की, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो विश्व के प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड अभी घोषणा की गई है और स्पेन के दिग्गज खिलाड़ी राफेल नडाल, ठीक है, ये नाम याद रखिए। सबसे पहले तो राफेल नडाल को इस वर्ष लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, ये पुरुषों की बात हो रही है। वहीं जापान की जो टेनिस खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका, ठीक है, नाओमी ओसाका को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो राफेल नडाल और नाओमी ओसाका, ये नाम तो आपको याद रखने ही रखने हैं। इसके बाद देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं, ये भी देख लेते हैं। तो ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है पैट्रिक मोहोमेस को। इसके बाद कम बैक ऑफ द ईयर दिया गया है मैक्स पेरोट को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है बिली जीन किंग को। एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर दिया गया है लुइस हैमिल्टन को। स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड दिया गया है मोहम्मद सालेह को।
और स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर दिया गया है क्रिस निकिक को। और यहाँ पे देखिए बायर्न म्यूनिख का भी नाम है, जो अभी मैंने ऊपर आपको फुटबॉल क्लब का नाम बताया जिन्होंने बुंदेसलीगा जीता इस साल का। तो बायर्न म्यूनिख यहाँ पे टीम ऑफ द ईयर बनी है। टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है बायर्न म्यूनिख को, तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए अब थोड़ा सामायिकी देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में हाल ही में वैज्ञानिकों ने वहाँ पे बैक्टीरिया खोजे हैं, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये माइक्रो ग्रेविटी और जीरो ग्रेविटी में फसल उगाने में मददगार होंगे। लगभग 6 सालों से इनमें शोध चल रही थी और हाल ही में जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने बताया है कि ऐसे बैक्टीरिया खोज लिए गए हैं जो कि माइक्रो ग्रेविटी और जीरो ग्रेविटी में फसल उगाने में मददगार होंगे। इसका देखिए भारत और यूरोपीय संघ कारोबारी समझौते पर वार्ता को तैयार। यहाँ पे भारत और यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्यों के बीच हुई पहली शिखर वार्ता के दोनों तरफ के नेताओं ने ऐतिहासिक करार दिया है। अभी पहली बार हुई है भारत और यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ के बीच में बैठक, ये आपको याद रखना है। तो वहाँ पे भारत और यूरोपीय संघ के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो कारोबारी समझौते पर वार्ता करने को तैयार हो गए हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 5G का जो ट्रायल है उसको इजाज़त दे दी गई है। लंबे इंतजार के बाद दूरसंचार विभाग यानी कि DOT ने टेलीकॉम कंपनियों को 5G टेलीफोन सेवा का ट्रायल करने की इजाज़त दे दी है। तो अभी तो 4G चल रहा है और 5G आने वाला बहुत ही जल्द, और कहा जा रहा है कि 4G के मुकाबले 10 गुना तक ज़्यादा स्पीड देगा 5G। तो इसी के परीक्षण को, इसके ट्रायल को हाल ही में इजाज़त दी गई है सरकार की तरफ से। इसके बाद देखिए स्पेसएक्स ने प्रक्षेपित किया है 60 स्टारलिंक उपग्रहों को। अरबपति कारोबारी एलन मस्क की कंपनी है ये स्पेसएक्स, और इन्होंने अपने स्टारलिंक उपग्रहों का 26वां बैच प्रक्षेपित किया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो ये जो कंपनी है स्पेसएक्स, इसका उद्देश्य है कि लोगों तक सस्ता और तेज़ इंटरनेट सेवा जो है तो उन्हें मुहैया कराना, ठीक है। बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जो ग्रामीण इलाके हैं या रिमोट एरिया हैं, दूर दराज के एरिया, जहाँ पे ये ब्रॉडबैंड या जियो फाइबर या मोबाइल नेटवर्क ये सब कुछ अच्छे से नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसे एरियाज़ को कवर किया जाएगा सैटेलाइट्स के थ्रू और उससे सस्ता और तेज़ इंटरनेट स्पीड प्रदान किया जाएगा। इसी कारण से ये जो स्टारलिंक उपग्रह हैं ये भेजे गए हैं। इसके बाद देखिए अभी हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच में वर्चुअल बैठक संपन्न हुई है। यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और ब्रिटेन को रिप्रेजेंट किया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी ने, ठीक है। दोनों के बीच में वर्चुअल माध्यम से बैठक हुई थी और वहाँ पे ब्रिटेन और भारत ने 10,250 करोड़ रुपए का व्यापार निवेश समझौता किया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, 10,250 करोड़ रुपए का व्यापार निवेश समझौता किया गया है। इसका देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ब्रिटेन में 2,460 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए भारत की मदद के लिए प्रतिबद्ध है बाइडेन प्रशासन। तो जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस जी, इन्होंने अपने स्पीच में बताया है कि भारत जो मुश्किल दौर से गुजर रहा है, यहाँ पे कोविड की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे केसेस मिल रहे हैं, वैक्सीनेशन यहाँ पे प्रॉपर नहीं है और ऑक्सीजन की भी कमी है। तो ऐसे में हर एक कंट्री भारत की मदद करने के लिए आगे आ रही है। तो जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, इन्होंने बताया है कि बाइडेन प्रशासन भी भारत की मदद के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। और ये नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कमला हैरिस का, क्योंकि ये USA की यानी कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं। चलते चलते एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बता दूं जो कि इम्पॉर्टेंट डे से ही रिलेटेड है। 16 मई 2021 को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ठीक है। नेशनल डेंगू डे यानी कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई 2021 को मनाया गया और हर साल 16 मई को ये भारत में मनाया जाता है। इस साल इसके लिए थीम रखी गई है प्रिवेंशन ऑफ डेंगू स्टार्ट्स फ्रॉम होम, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ डेंगू स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो ये दिन मनाया जाता है लोगों के बीच में बताने के लिए कि डेंगू क्या होता है, कैसे फैलता है डेंगू, कौन से मच्छर के काटने से होता है, क्या क्या सिम्टम्स हैं डेंगू के, किस तरह से डेंगू का इलाज करना है, किस तरह से बचा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों को लेके लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। तो आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जैसे ही अगला अंक प्रकाशित हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले अंक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।